हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन। अब हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमारा है आपतित कोण परावर्तित परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो परावर्तन के दो नियम। अब इन नियमों का फायदा क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चमकदार और चिकने तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। आपकी बात समझ में आ रही है? यहाँ परावर्तन होगा। अब कोई प्रकाश की किरण आएगी और किसी चमकदार और चिकने तल से टकराएगी तो क्या होगा? प्रकाश किरण परावर्तित होगी। अब वो परावर्तित होने के बाद किस तरफ जाए, किधर जाए, इसे बताने के लिए हमारे पास दो नियम हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं परावर्तन के नियम। इन नियमों को जानने के बाद आप भविष्यवाणी कर पाएंगे। पहले भविष्यवाणी कौन करता था? ऋषि। अब भविष्यवाणी कौन करता है? साइंटिस्ट। जैसे वो बताते हैं चंद्र ग्रहण होगा, मून इक्लिप्स होगा, किस दिन होगा, किस महीने होगा, कितने बजकर कितने सेकंड पर होगा, उन्हें सब पता होता है। भविष्यवाणी करते हैं और बिल्कुल उसी टाइम होता है। तो साइंस से हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे होने वाली चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप भी बता पाएंगे कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है और किसी चमकदार तल से टकरा रही है, तो टकराने के बाद वो परावर्तित होकर किस तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी, आप बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे? इन दो नियमों का प्रयोग करके, इन दो नियमों की सहायता से। देखिए, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं। ये तीनों किसमें होते हैं? एक ही तल में। इससे हमें क्या पता चलेगा? मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है, ऐसे आई और आकर के यहाँ पे टकराई, तो टकराने के बाद परावर्तित होगी। तो परावर्तित होकर ऐसे करके इधर जाएगी कि नीचे की तरफ मुड़ जाएगी कि ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये वाला नियम इस बारे में बताता है। क्या बताता है कि जिस तल में आई है आपतित किरण, बिल्कुल उसी तल में आपकी परावर्तित किरण भी जाएगी। तो आपकी समझ में आया? पहला नियम क्या बताता है? तो पहला नियम बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में
दूसरा नियम क्या है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी दूसरा नियम आपका क्या है कि मैं दो कोण बताए थे। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण किसे कहते हैं? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने उसे आपतन कोण कहते हैं। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वाला लेक्चर पहले देखिए, उसके बाद वाला देखिएगा, तभी आपकी बात समझ में आएगी, वरना आपकी समझ में कुछ नहीं है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इससे क्या पता चलेगा? जैसे ये हमारा फिगर था, ये प्रकाश की किरण आई, अब ये टकराने के बाद कितना मुड़ेगी? ऐसे मुड़ जाएगी कि ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, कितना झुकेगी, कितना मुड़ेगी, ये वाला नियम आपका दूसरा वाला ये बताता है। तो ये क्या बताता है कि जो आपतित किरण आई है, अगर हम इसका ये वाला कोण नाप लें, आपतन कोण ये वाला, तो जितना ये कोण होगा बिल्कुल उतना ही कोण बनाती हुई आपकी परावर्तित किरण भी जाएगी। अगर ये 30 डिग्री का है तो इधर भी कितना होगा? 30 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का है तो इधर भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन दो नियमों की सहायता से अब आप बता पाएंगे कि कोई प्रकाश किरण आती है और किसी चमकदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद वो किस तरफ जाएगी, ये इन दो नियमों की सहायता से आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपका परावर्तन खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि गोलीय पृष्ठों और समतल दर्पणों से परावर्तन। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, दर्पण से परावर्तन शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें जानें। जैसे एक होता है आपका प्रतिबिंब, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इमेज। इमेज आपने खूब वर्ड सुना होगा, है ना? इमेज कहाँ सुना है? मोबाइल में फोटो खींचते उसे क्या बोलते हैं? इमेज, प्रतिबिंब। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, उसके अंदर आप अपने आप को देख रहे हैं, तो दर्पण के अंदर भी आप दिखाई दे रहे हैं और दर्पण के बाहर भी आप हैं। तो आप असल में कहाँ हैं? दर्पण के अंदर कि दर्पण के बाहर? आप तो दर्पण के बाहर हैं। फिर दर्पण के अंदर कौन है? दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब है, आपकी इमेज है। बात समझे आप? ऐसे ही हम लोग कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से फोटो खींचते हैं। जो फोटो खींचते हैं वो आपकी है, आप बाहर हैं और मोबाइल के अंदर भी आपकी फोटो है। तो जो आपकी फोटो है वो आप तो बाहर है, जो फोटो है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। पानी के अंदर भी आपको क्या दिखाई देता है? अपना प्रतिबिंब। अभी जो प्रतिबिंब होते हैं ये दो प्रकार के, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज, और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो एक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक है आभासी। अब किसे कहते हैं वास्तविक और किसे कहते हैं आभासी? तो एक बहुत आसान सा तरीका है पहचानने का, जिस प्रतिबिंब को आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसका आप फोटो निकालकर कहीं और लगा सकते हैं, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज। और जिसको आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, कहीं पेपर पर निकाल नहीं सकते हैं, वो आपका आभासी प्रतिबिंब है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने देखा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने कहा क्यों ना इसका फोटो बना लिया जाए, लेकिन क्या उसको आप प्रिंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो वहां पे कौन सा प्रतिबिंब है? वहां पर है आभासी प्रतिबिंब। और
दूसरा, आपने मोबाइल के कैमरे से फोटो खींचा, फोटो अच्छा आ गया, आपने कहा मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, निकाल के रखूंगा अपने पास, तो वो उसका प्रिंट आप निकलवा सकते हैं, उसे आप छपवा सकते हैं। तो मोबाइल के कैमरे से जो फोटो खींचा है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम छपवा सकते हैं, जिसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब जिसको हम छपवा नहीं सकते हैं, जिसका हम प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, आभासी। अब आप मुझे बताइए, पानी के अंदर आपको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब है? थोड़ा सोच कर बताइए। तो आप कहेंगे सर ये आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग छपवा नहीं सकते। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब समझ में आ गया। अब प्रतिबिंब बनता कैसे है ये समझना बहुत जरूरी है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये मान लिया हमारे पास एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, ठीक है, और इसका हमें बनाना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें चाहिए होती है कम से कम 2 प्रकाश की किरणें। कितनी प्रकाश की किरणें? 2। एक प्रकाश की किरण हमने ये ऐसे निकल गई, और एक प्रकाश की किरण हमने एक ऐसे निकल गई, और एक इधर। ये मान लीजिए कोई गिलास है, मान लीजिए, चलो गिलास है, इसका प्रतिबिंब आपको बनाना है। तो मैंने अभी क्या बताया कि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए। एक ये निकली प्रकाश की किरण, और एक ये प्रकाश की किरण निकली। जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिल जाएंगी, बस वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये मान लिया कोई बिंदु है, पहले इसका समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक प्रकाश किरण इससे ये निकल रही है, एक प्रकाश किरण इससे ये निकल रही है। 2 प्रकाश की किरणें हैं, जहां पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगे वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये दोनों प्रकाश की किरणें तो कभी नहीं मिलेंगी, तो हम क्या करते हैं, बीच में कोई एक ऐसी चीज लगाते हैं जो इन दोनों को मिला सके। ये क्या करेगी, इसको इधर मोड़ देगी प्रकाश की किरण को, इसको इधर मोड़ देगी, जहां ये मिली वहीं पर इस पॉइंट का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपको समझ में आया कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर जो है प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए, जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो प्रतिबिंब समझ में आ गया। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक आभासी और एक वास्तविक। प्रतिबिंब बनता कैसे है? प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए, जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले जान लेते हैं दर्पण किसे कहते हैं। आप एक कांच का टुकड़ा लीजिए और उस कांच के टुकड़े के एक साइड में आप किसी चमकदार चीज जैसे मरकरी हो गया, सिल्वर चांदी हो गया, उसका लेप चढ़ा के उसकी कोटिंग कर दीजिए, आपका दर्पण तैयार हो गया। ये आपने कांच का टुकड़ा लिया और उसकी एक साइड पर आपने चांदी यानी कि सिल्वर या मरकरी पारा का लेप चढ़ा दिया, कोटिंग कर दी, आपका दर्पण तैयार हो गया। और दर्पण किस काम में आता है? दर्पण हमारा प्रतिबिंब बनाने के काम में आता है। ये तो हो गया आपका दर्पण। अब दर्पण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण है ये भी आपके 2 प्रकार के। एक होता है आपका समतल दर्पण
और एक होता है आपका गोलीय दर्पण। कौन कौन से? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो पहले हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण। तो आपने एक कांच का टुकड़ा लिया, उसके एक साइड में आपने क्या करा, लेट रहा है किसी चमकदार चीज का, तो बन गया दर्पण। अब ये दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? तो बहुत आसान है, देखिए जैसे ये एक बिंदु है और आपको इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो इससे प्रकाश की किरण निकलेगी और जा करके टकराएगी दर्पण से। और दर्पण कैसा है? बहुत चिकना है, चमकदार है, तो टकराने के बाद ये किरण क्या होगी? परावर्तित होगी। अब ये परावर्तित होगी किधर जाएगी? उसका बहुत आसान तरीका है, आप यहाँ पर अभिलंब कीजिए, जहां पे टकराएगी ये कोण नाप लीजिए, कितना कोण इधर है उतना ही कोण बनाती हुई लाइन खींचिए, ये आपका परावर्तित किरण है। ठीक, तो क्या एक किरण से, एक प्रकाश की किरण से प्रतिबिंब बन जाएगा? नहीं बनेगा। मैंने बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए। तो एक प्रकाश की किरण और ले लेते हैं, एक ये ले लीजिए, ठीक है, एक ही वाली है। अब ये टकरा के किधर जाएगी? यहां पर भी क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच लेंगे, 90 डिग्री कोण बनाते हुए, जितना कोण इधर बन रहा है उतना ही कोण बनाती हुई लाइन इधर खींच लेंगे। तो 2 प्रकाश की किरणें हमें मिल गई, इन्हीं से प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कब बनेगा? जब ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिलेंगी। अब अगर इनको आप आगे बढ़ाएं तो क्या ये प्रकाश की किरणें कभी आपस में मिलेंगी? ये तो दूर जा रही है, तो ये तो आपस में कभी मिलेंगी नहीं। अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो जब पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो जाके यहां पर मिल गई, और जहां पर मिलेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपकी बात समझ में आई कि समतल दर्पण पे हमें समतल दर्पण से क्या करवाना था? प्रतिबिंब बनवाना था। प्रतिबिंब बनवाने के लिए 2 प्रकाश की किरणें, एक ये किरण टकराई, टकराने के बाद किधर जाएगी? हमने परावर्तन के नियम लगा दिए, जितना कोण इधर बन रहा है उतना ही कोण बनाती हुई लाइन प्रकाश की किरण इधर जाएगी। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी प्रकाश की किरणें चाहिए? 2, तो हमने दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे। प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। ये आपस में मिल रही है, ये आपस में नहीं मिल रही है, तो क्या प्रतिबिंब बन पाएगा? आगे तो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाएं तो ये आपस में मिल जाती है, जहां पर मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। अब यहां पे जो प्रतिबिंब बना है ये आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी, मतलब इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, इसको हम प्रिंट नहीं ले सकते हैं। क्यों आभासी है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें असलियत में आपस में नहीं मिल रही है। ये तो हमने जब पीछे बढ़ाया ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है। अगर ये आपस में असलियत में एक दूसरे को काटती, एक दूसरे से मिल जाती तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता। क्योंकि ये परावर्तन के बाद आपस में असलियत में नहीं मिली है, इसीलिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा रही, यहाँ पर तो क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो आपकी समझ में आया? तो क्या इससे निष्कर्ष निकला कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है, ये तो हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन अब आपके सिलेबस में ज्यादा ये नहीं रहेंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाएंगे अपने दूसरे वाले दर्पण की तरफ, जो कि है हमारा गोलीय दर्पण। अब जो आपकी गोलीय दर्पण है
ये भी दो प्रकार के, एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक होता है आपका अवतल दर्पण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, दर्पण कहते हैं मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो जो आपके गोलीय दर्पण है वो भी दो प्रकार के, एक है आपका उत्तल दर्पण, दूसरा है आपका अवतल दर्पण। एक है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर। अब आइए जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, ये दर्पण बनाने के लिए क्या किया जाता है, गोली दर्पण एक कांच का खोखला गोला लेते हैं बहुत बड़ा। कैसे बनता है गोली दर्पण, तो एक कांच का गोला लेते हैं स्फीयर। अच्छा, गोला और वृत्त में आपको अंतर पता है? ये आपने गोला लिया है, ठीक है, वृत्त नहीं लिया है। वृत्त होता है चूड़ी जैसा और गोला होता है फुटबॉल जैसा। तो आपने ये कांच का गोला लिया है, ठीक है, चूड़ी ऐसा नहीं लिया है। ये आपने क्या लिया है, कांच का गोला। और ये कैसा है, खोखला है, हॉलो स्फीयर, खोखला गोला। और इसको एक साइड से थोड़ा सा किनारे से ऐसे काट दिया। क्या किया आपने, एक कांच का खोखला लिया, गोला लिया और उसको एक साइड से काट लिया, ठीक है, ये आपने काट लिया। तो ये गोला था, तो कटने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, जैसे आपका चम्मच का ऊपरी सिरा होता है, बिल्कुल ये वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा समझाए। वैसे चम्मच का ऊपरी सिरा होता है, जैसे आपने ये काटा है तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये चम्मच का ऊपरी सिरा जिसमें रख के खाना खाते हैं, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, गोली दर्पण। उसके लिए हमने क्या लिया, एक कांच का खोखला गोला लिया और उसको किनारे पर से काट लिया। काटने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें दो साइड है, एक है अंदर की तरफ दबी, अब कुछ ऐसा दिखाई देगा, है? एक साइड कैसी है, अंदर की तरफ दबी हुई है, और दूसरी साइड कैसी है, बाहर की तरफ उभरी हुई है। तो ये अंदर की तरफ दबी साइड है और ये बाहर की तरफ उभरी हुई साइड है। जो अंदर की तरफ दबी साइड है इसको बोलते हैं अवतल सिरा, अवतल सिरा, और इसको क्या बोलते हैं, उत्तल सिरा, ठीक है। जो हिस्सा दबा हुआ है उसको बोलते हैं अवतल और जो हिस्सा उभरा हुआ है उसको बोलते हैं उत्तल। जैसे इस वाले में ये दबा हुआ है तो इस वाले में ये हो जाएगा अवतल, और ये वाला कैसा हो जाएगा, उत्तल, उत्तल सिरा, ठीक। कांच का गोला लिया, काट लिया, ऐसा दिखाई दिया, दबा वाला हिस्सा अवतल, उभरा वाला हिस्सा उत्तल। अब इससे हमें क्या करना है, दर्पण बनाना है। दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ चांदी या पारा, सिल्वर या मरकरी की कोटिंग करना पड़ेगी, का लेप चढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बनेगा हमारा दर्पण। दर्पण कैसे बनता है, कांच लो, उसकी एक साइड में सिल्वर या मरकरी की कोटिंग कर दो, का लेप कर दो, पेंट कर दो। तो हम पेंट किस तरफ कर रहे हैं, दबे वाले हिस्से पर या उभरे वाले हिस्से पर? इस बात पर ये दो प्रकार के होंगे। अगर हम उभरे वाले हिस्से पर पेंट कर रहे हैं, लेप चढ़ा रहे हैं और परावर्तन हो रहा है दबे वाले हिस्से से, तो ये कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण। और अगर इसका उल्टा करें, हम क्या करें, दबे वाले हिस्से पर लेप चढ़ा दें, पेंट कर दें और परावर्तन हो उभरे वाले हिस्से पर,
तब ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आपको समझ में आया अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? भाई अगर दबे वाले हिस्से से परावर्तन हो रहा है तो अवतल दर्पण, उभरे वाले हिस्से से परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं क्योंकि ऐसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, 3-3 लाइन खींचना पड़ती है। तो इसको बनाने का तरीका ये हो गया कि आप एक सिंगल लाइन से बना लेंगे, जैसे ये बना लिया। ठीक है, ये इसका उभरा वाला हिस्सा है, ये दबा वाला है, और उभरे वाले हिस्से को कहते हैं उत्तल। तो जिस तरफ से परावर्तन हो रहा है वही दर्पण है। अगर दबे वाले हिस्से से परावर्तन हो रहा है तो दबे वाले हिस्से क्या बोलते हैं? अवतल। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। कॉनकेव है। और इसका उल्टा कर दो, हम दबे वाले हिस्से पर लेप चढ़ा दें और उभरे वाले हिस्से से परावर्तन कराएं, तो उभरे वाले हिस्से क्या बोलते हैं? उत्तल। ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो आपकी समझ में आ गया दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है और परावर्तन के नियम। अब अगले लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे कि गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं।